हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू बिजनेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। सबसे पहला ही आर्टिकल ऐसा है कि अगले दो आर्टिकल भी इससे कनेक्टेड है और क्या खतरनाक आर्टिकल है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखने वाले हैं यूएस ट्रम्प बेसिकली क्या करने वाला है ईरान के साथ, इसका इम्पैक्ट क्या इंडियन मार्केट से पड़ रहा है और इंडियन मार्केट्स क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ चीज़ें मैच नहीं हो रही हैं। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या। देखो, आप दिखा देता हूं मैं एक बार आपको ओवरव्यू। ये सारे आर्टिकल्स में डिस्कस करने वाला हूं। इसके साथ ही कुछ अलग इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं और खाली उस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा मैं। जैसे ओपन एआई ने $100 बिलियन की फंडिंग राउंड कर दी है, ऑलमोस्ट खत्म कर दी है भाई। इसके अलावा फंडिंग पाई में एआई की अगर इन्वेस्टमेंट की बात करो, इंडिया देखो कहां स्टैंड करता है। 0.6% इन्वेस्टमेंट आई है हमारे यहाँ। अब महिंद्रा कार्स तो बना रहा है, ये स्कॉर्पियो थार, जिससे लोग बहुत परेशान है सड़क पे, लेकिन अब वेपन्स भी बनाने वाला है। यस, तो क्या लेट्स से देखते हैं एयरक्राफ्ट में जाएगा, क्या कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर फोकस करने वाला है, एफएमसीजी वर्क की ग्रोथ कैसे रहने वाली है, ये सब चीज़ें भी होंगी इसमें। तो एंड तक बैठना, अगर सही में एनालिसिस करना सीखना है, बिजनेस न्यूज़पेपर्स को कैसे पढ़ना है सीखना है, तो एंड इस चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे, फॉलोज होंगे, मैं उतना मोटिवेटेड फील करूंगा और वीडियोस और अच्छे न्यूज़पेपर्स लाने की। ये सिर्फ बिजनेस न्यूज़पेपर्स है, इसके अलावा मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल, फाइनेंशियल टाइम्स, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स को भी लेकर आऊंगा जो बिजनेस न्यूज़पेपर्स हैं। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। ये बात कर रहा है ट्रम्प की। ट्रम्प कह रहे हैं कि यूएस नीड्स टू मेक मीनिंगफुल डील विद ईरान। इनका कहना है कि ईरान के साथ तो डील करके तभी फायदा है जब कोई डील मीनिंगफुल हो, नहीं तो क्या फायदा फिर उनके साथ डील करके। तो थर्सडे को इन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये एक मीनिंगफुल डील करेगा ईरान के साथ, और कहा कि अभी ठीक ठाक बातचीत चल रही है, गुड टॉक्स हुई हमारी एंड इट्स प्रूवन टू बी ओवर द इयर्स, लेकिन मीनिंगफुल डील नहीं होती। हर बार अच्छी बातचीत हो जाती है, बस दैट्स इट। तो बुरी चीजें होंगी, बैड थिंग्स विल हैपन अगर मीनिंगफुल डील नहीं हुई तो। अब ये मीनिंगफुल डील का मतलब क्या होता है यूएस के लिए, जो यूएस को एडवांटेज दे, जिससे यूएस को फायदा हो, दैट्स इट। तो यहाँ पे ये देखना होगा कि क्या मीनिंगफुल डील ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईरान ना अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को खत्म कर दे। जो उन्होंने न्यूक्लियर पावर बनने का सपना देखा था, जो प्रोजेक्ट्स चलाया, इन्वेस्ट किया, जो भी किया, उसको कंप्लीटली अबैंडन करना होगा। और ऐसे नहीं, इनको वेरीफाई कराना होगा यूनाइटेड स्टेट्स से। बेसिकली कंडीशन ये रहने वाली है कि आप अपने न्यूक्लियर जो भी आपने अभी तक एडवांसमेंट किया है, हमें दिखाओ, हमारे सामने उसे नष्ट करो, ताकि हम सेटिस्फाइड हो कि हाँ अब आपने सब खत्म कर दिया, आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। नहीं तो ये तो होने वाला है नहीं। तो या फिर यही होगा कि यूएस आपको अटैक करेगा, कोई दूसरे लीडर को वहां पे बिठा देगा जो यूएस के फेवर में हो, और सारी चीजें फिर एज अ पपेट करवाएगा यूएस। किससे? वहां के लीडर से, वहां की गवर्नमेंट से। तो ये चीजें अक्सर होती आई हैं, आज तक कोई नई बात नहीं है, और यूएस यहां पर भी यही चाहेगा। अब तेहरान क्या कर रहा है? तेहरान मतलब ईरान। ईरान एडमेंटली रिफ्यूज कर रहा है। एडमेंट होना मतलब क्या? जिद्दी होना, बेसिकली अड़े रहना। तो अड़ा हुआ है और रिफ्यूज कर रहा है कि वो ट्राई कर ही नहीं रहा है एटॉमिक वेपन बनाने का। इसका सीधा सीधा कहना है, मैं तो बना ही नहीं रहा हूं एटॉमिक वेपन, तो मैं डिस्ट्रॉय क्या करूं यहाँ पे। तो ईरान एक्सपेक्टेड है कि सबमिट करेगा एक रिटर्न प्रपोजल कि वो कैसे एड्रेस करने वाला है यूएस के कंसर्न्स को ड्यूरिंग द जिनीवा टॉक्स। तो जिनीवा में बातचीत चल रही है। ट्रम्प के सन इन लॉ जो है, दामाद, वो भी वहीं पर है अभी। एंड यहाँ पे बातचीत चलते 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 ही यहाँ पे ईरान ने ड्रिल शुरू कर दिया, एक मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दिया। कहाँ पर? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। और यहाँ पर यूएस के भी अगर आप देखोगे तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स लगातार वहाँ पे आए जा रहे हैं और माउंट कर रहे हैं अपने आप को मेडिटेरेनियन सी में। तो ये मेडिटेरेनियन सी में यूएस लगातार डिप्लॉय कर रहा है अपने बड़े बड़े मिलिट्री एसेट्स, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, जिसमें ढेर सारे जेट फाइटर्स हैं और अच्छी खासी इनकी सेना भी है। तो मिलिट्री बिल्डअप जो है मिडिल ईस्ट में, इसका मतलब यही है कि ईरान के पास जो विंडो है ना, जो टाइम फ्रेम है, बहुत ही कम है डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट रीच करने का। ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा पेशेंस नहीं है यूएस के पास। यूएस ये दिखाना चाहता है। तो रशिया ने वार्न किया अगेंस्ट एन अनप्रेसिडेंटेड एस्केलेशन ऑफ टेंशन ईरान के अराउंड। रशिया ने भी यहाँ वार्निंग दे दी है एंड अर्ज किया है कि थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखो, रिस्ट्रेंट रखो अमिड यूएस मिलिट्री बिल्डअप। तो बहुत इंटरेस्टिंग सिनारियो चल रहा है इस टाइम पे। जो भी आप चीज़ें देख रहे हो ना, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ना शुरू करो, कितना इंटरेस्टिंग है। अब इससे हो क्या रहा है मैं बताता हूँ। इंडिया में कल स्टॉक मार्केट नीचे चला गया, निफ्टी 350-400 पॉइंट नीचे चली गई। यस, तो मार्केट क्यों इंडिया में लगातार नीचे जा रहा है? अब यूजुअली क्या होता है, जब भी ऐसा टाइम आए ना, जब मार्केट में वॉर जैसा सिनारियो हो या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, तो वहां पे ना कुछ चीजें होती हैं जो परमानेंट है। ठीक है, क्या होती है? सबसे पहले तो गोल्ड के दाम ऊपर चले जाते हैं। यस,
गोल्ड के दाम ऊपर क्यों चले जाते हैं? क्योंकि गोल्ड एक सेफ एसेट है, और वॉर वगैरह रिस्क के टाइम पे आप कंपनी का शेयर लेके करोगे क्या जब कंपनी नहीं बचेगी? लोगों को ऐसा लगता है। तो ये क्या करते हैं, गोल्ड में जाते हैं। तो गोल्ड के दाम ऊपर जाने चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा हमें, राइट। लेकिन मार्केट नीचे जा रहा है। स्टॉक्स क्या हो रहा है इंडिया में? स्टॉक्स नीचे चले गए लगातार, सारे स्टॉक्स अगर आप देखोगे नीचे गए हैं। और इसके साथ साथ क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल करता है। ये कैनाल समझ लो आप, जो जाकर ओशन में खुलता है, सी में। और यहाँ पे 25% दुनिया की जो ऑयल है वो सप्लाई होती है यहाँ से, और 25% नेचुरल गैस भी सप्लाई होती है। तो ऑयल कितना ही प्रोड्यूस कर लो, जा इस रास्ते से अगर वो जाना है, इसे ईरान कंट्रोल करता है, तो कहीं ना कहीं इंडिया जैसी कंट्रीज को तो बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत शॉर्टेज हो सकता है। इसलिए ऑयल के दाम एकदम से बढ़ जाते हैं ऐसे टाइम पे, और ये लोगों को काफी परेशान करता है। तो यहाँ पर इंडियन मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, अब ये देखो आप। डोमेस्टिक इक्विटीज थर्सडे को दे फेल प्रे टू ग्लोबल वूज, जो ग्लोबल चिंताएं हैं उसको देख करके इंडिया में सिचुएशन बड़ी खराब हो गई। स्टॉक मार्केट लगातार नीचे गिर गया। क्रूड ऑयल के दाम में बड़ी वॉलेटिलिटी चल रही है, राइट, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये चीजें भी परेशान कर रही है इंडियन इंडस्ट्रीज को। और 1.5% हमारे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों नीचे चले गए। सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? इंडेक्स है। इनको हम बोलते हैं इंडेक्स। क्या बताता है इंडेक्स? बताता है हमें कि इंडियन शेयर, भारतीय शेयर बाजार का हाल क्या है। अगर मैं पूछूं तो क्या 5,000 स्टॉक गिन के बताओगे आप कौन बढ़े हैं कौन घटे हैं? नहीं, आप बोलोगे यार निफ्टी, जो इन सबको कहीं ना कहीं डिपिक्ट करता है, भारतीय शेयर बाजार का एक इंडेक्स है, बेंचमार्क है, वो बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो अग्रेसिव सेलिंग आ रही है, और बुल्स ने लिक्विडेट किए हैं अपने पोजीशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ गया है यूएस और ईरान के सिचुएशन की वजह से, और एक टेक सेक्टर हमारा मार खा रहा है एआई की वजह से। तो दुनिया भर में नई टेक्नोलॉजी आई एआई की, वो ऐसी आई टेक्नोलॉजी कंपनियां ही सबसे पहले खत्म हो रही हैं उनकी वजह से। तो ऐसी टेक्नोलॉजी निकाल दी इन्होंने जिससे सबसे ज्यादा परेशान भी टेक्नोलॉजी कंपनीज है। सो वी रियली हैव टू सी यहाँ पर क्या होता है। इन्वेस्टर्स ने लूज किया है 6.7 लाख करोड़ ब्रॉड बेस सेल ऑफ में। यस, तो इन्वेस्टर्स ने लूज नहीं किया, ये अनरियलाइज्ड लॉसेस है, मतलब पोर्टफोलियो इतना नीचे चला गया लोगों का, ठीक है। आप जो लोग बेच देंगे उनका नुकसान है, जो लोग नहीं बेचेंगे वो तो अनरियलाइज्ड ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो इक्विटी मार्केट्स, इन्होंने स्नैप किया है 3-डे विनिंग स्ट्रीक। स्नैप मतलब क्या हो गया यहाँ पे? खत्म कर दिया अपना 3 डे का विनिंग स्ट्रीक। लगातार 3 दिन से बढ़ रहा था, और जो भी गेन्स थे सारे खत्म हो गए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? अगर आप देखोगे तो बीएसई सेंसेक्स के तो सारे 30 के 30 स्टॉक्स, और निफ्टी 50 के 50 में से 47 स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए हैं। सारे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स सारे नीचे जा रहे हैं, और एज अ रिजल्ट हमें बहुत ही शार्प फॉल देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर वेल्थ भी यहाँ पे एरोड हो रहा है। अब यहाँ पे डीआईआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कभी नहीं बेचते थे, हमेशा खरीदते थे, इन्होंने भी बेचा है। एंड यहाँ पे 550 करोड़ की सेलिंग आई डीआईआईएस से, एंड 850 करोड़ की सेलिंग आई है एफआईएस से। विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ये क्या बताता है? ये 10% ऊपर है। विक्स जो होता है ना, ये होता है फियर का इंडेक्स। ये बताता है फियर, मार्केट में फियर कितना है। तो अगर ये बढ़ रहा है, इसका मतलब डर बढ़ रहा है। जब डर बढ़ता है तो लोग यूजुअली बेचते हैं, डर में बाय तो नहीं करते। तो इसीलिए मार्केट भी नीचे जा रहा है, और विक्स 10% ऊपर है। तो ये याद रखें, यह है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। मार्केट एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग आ गई, क्योंकि एक तो एक्सपायरी था, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहे थे, जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत बढ़ गया यूएस ईरान का, ये एक रीजन, और टेक सेक्टर में जो परेशानी आ रही है एआई की वजह से। तो हर तरफ से मार पड़ रही है यार, हर तरफ से मार पड़ रही है मार्केट को। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमने देख लिया, यूएस मिलिट्री ईरान को स्ट्राइक कर सकता है एज अर्ली एज दिस वीकेंड, ये कहा जा रहा है। अब किसी को पता नहीं ये करेगा या नहीं करेगा, बट इंटरेस्ट रेट्स भी यूएस में अगर आप देखोगे दे कैन एक्चुअली गो अप। तो ये नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है इमर्जिंग मार्केट्स को, जैसे कि इंडिया। तो यहाँ पे इसीलिए लगातार मार्केट में बिकवाली आ रही है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो रही है ना। आप सोच रहे होंगे यार समझ नहीं आ रहा है क्या क्या बता रहा हूं मैं ये भी बता रहा हूं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, मैं ये भी बोल रहा हूं कि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि गोल्ड नहीं बढ़ रहा है, मैं ये बोल रहा हूं यहाँ पे कि मिड कैप और निफ्टी सेंसेक्स सारे गिर रहे हैं, एक्सपायरी की भी बात कर रहा हूं, विक्स बढ़ रहा है। यही तो प्रॉब्लम है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हेज फंड से लेके कोई भी आप उठा लो, किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो सकता है। जब इतने सारे इक्वेशन आ जाते हैं ना मार्केट में, तो एक रिटेल इन्वेस्टर और एक हेज फंड मैनेजर ये सारे सेम ही लेवल पे आ जाते हैं कि आप कितना ही इंफॉर्मेशन लगा लो, कितनी नॉलेज यूज कर लो, कितना डेटा ले लो, डेटा पॉइंट वेरिएबल ही इतनी जल्दी बदल जा रहा है कि आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कुछ भी। तो ऐसे वक्त में इसीलिए अगर आप देखोगे लोग मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं, वो फिक्स्ड इंटरेस्ट में लगा देते हैं, या फिर वो गोल्ड वगैरह में पार्क कर देते हैं थोड़ा पैसा, और यही सिचुएशन ऐसी है। तो ये आर्टिकल के एक्सप्लेनेशन सुन के ऐसा लगा ना कि यार ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। यही हालत सबकी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना इस टाइम पे, और सबके लिए मामला बिल्कुल बराबर हो गया है ऐसे सिचुएशन में।
बात करूंगा अगले आर्टिकल की, और ये ओपन एआई के बारे में। ओपन एआई ने $100 बिलियन की फंडिंग कर दी है। इसका मतलब क्या है? ओपन एआई ने इन्वेस्टर से $100 बिलियन को रेस किया है। इतना कैश उनके पास है जेब में। $100 बिलियन कितना होता है? आप ना ये इन्फोसिस, टीसीएस, इन सबको मिला दो तब भी $100 बिलियन की कंपनी नहीं है ये, जितना ओपन एआई के पास कैश है। ये कंपनी कब शुरू हुई है? ओपन एआई 10 साल पहले शुरू हुई है। इन्फोसिस, टीसीएस कब से हैं आप ये देखो। तो ये होता है इनोवेशन, ये होता है प्रोडक्ट। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो ना जो पूरी दुनिया यूज़ करेगा, चाहे वो यूएस से ही आए हैं ऐसे प्रोडक्ट्स, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ देख लो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देख लो, आप गूगल क्रोम देख लो, गूगल देख लो, जितनी भी चीज़ें हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, अब ये चैट जीपीटी हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है? यूएस से, जो प्रोडक्ट्स बनाता है। एंड ये कंपनी ने इतना पैसा तो रेज कर दिया है जितना हमारी इंडियन आईटी टॉप कंपनीज की वैल्यूएशन नहीं है टोटल। तो क्या मतलब किस स्केल पे काम करते हैं? अनमैच्ड है स्केल, ये कोई मैच नहीं है, आप ऐसे सोचो। एंड किस वैल्यूएशन पे रेस किया है? ये कंपनी का भी आईपीओ भी नहीं हुआ है, और उससे पहले इनकी वैल्यूएशन $850 बिलियन हो गई है। इंडिया में कोई कंपनी नहीं है इस वैल्यूएशन पे, $850 बिलियन पे। इवन अगर आप देखोगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट, एनएसई की सारी कंपनीज आप ले लो, वही $4 ट्रिलियन के हैं। ठीक है, 4 ट्रिलियन का है ये। तो आप किस स्केल पे सोचो कि ओपन एआई हो सकता है, चैट जीपीटी का जब आईपीओ आए ना तो ये 1 से 2 ट्रिलियन पे आ सकता है ये। और कितना पैसा उस मार्केट में बनता है, तभी हम कहते हैं कि असली पैसा लोग यूएस और ऐसी कंट्रीज में बनाते हैं, एकदम जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं। अब जो फर्स्ट पोर्शन है फंडिंग राउंड का, ये आएगा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स से। कौन कौन इन्वेस्टर्स हैं? अमेजन, सॉफ्ट बैंक ग्रुप, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज हैं जो यहाँ पे क्या कर रही हैं? इन्वेस्ट कर रही हैं। और सारी कंपनीज के शेयर भी ऊपर गए काफ़ी। एंड इस न्यूज़ के बाद कि लोग अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं एआई में और पैसे लगा रहे हैं। अब बात करूंगा इंडिया की। अब इंडिया में फंडिंग की अगर बात करें ना, सिर्फ ग्लोबल जो फंडिंग हुई है उसका 0.6% इंडिया में आया है। यस, ओनली 0.6%। अब यहाँ पे इंडिया फोकस कर रहा है कि वो अट्रैक्ट करे प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंडिंग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। हम चाहते हैं कि ये फंडिंग आए, पैसे आए। पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे होते हैं इनके पास, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स और वेंचर कैपिटल फर्म्स के पास, जो स्टार्टअप्स में और कंपनीज में पैसा लगाती हैं, उसके बदले थोड़ा सा शेयर खरीद ले लेती हैं, उसका ओनरशिप ले लेती हैं थोड़ा बहुत। अब कंट्री का जो पेस देखोगे ना, बहुत ही पुअर है। 0.6% हमारा शेयर है ऑफ टोटल $225 बिलियन की फंडिंग जो ग्लोबली हुई है। और यहाँ पे ये यही बताता है कि हमारे लिए बहुत ही कठिन रहने वाला है रास्ता, अगर आप इंडिया में रह के एआई की कंपनी बनाना चाह रहे हो ना, तो भाई बहुत बहुत टफ रास्ता आप पिक कर रहे हो। ये यही बताता है। आपको फंडिंग नहीं मिलेगी सबसे पहले, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम सीबी इनसाइट्स, अगर आप देखोगे जो टोटल फंडिंग है एआई कंपनीज की इन इंडिया, ये है $1.34 बिलियन अक्रॉस 198 डील्स 2024 में। एंड टोटल फंडिंग था $1 बिलियन अक्रॉस 228 डील्स, अकाउंटिंग फॉर जस्ट 0.87% ऑफ ग्लोबल पीवीसी इन्वेस्टमेंट्स इन एआई स्टार्टअप्स। तो विद इन एशिया अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो शेयर ऑफ ग्लोबल पी और वीसी फंडिंग है 2025 में, ये 11% रहा है ऑफ 12.2 बिलियन इन्वेस्टेड इन द रीजन। कॉन्ट्रास्ट में आप चाइना को देखो, इनका जो एआई पुश है ना, ये फंडेड है पूरी गवर्नमेंट सपोर्ट से। गवर्नमेंट यहाँ सपोर्ट कर रही है और $6.7 बिलियन की पीवीसी फंडिंग आई है, जिसमें 56% है ये टोटल इन्वेस्टमेंट का है इन द रीजन। तो चाइना ने तो खुद ही कह दिया कि हम इन्वेस्ट करेंगे, तुम्हें पीवीसी फंडिंग छोड़ो। एंड ये काम कर रहे हैं किस पे? एलएलएम्स पे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे, और बड़े बड़े राउंड है यहाँ पे, $100 मिलियन तक के राउंड है यहाँ पे। एलएलएम डेवलपर्स जैसे कि ओपन एआई, एंथ्रोपिक, XAI, इन्होंने तो $86.3 बिलियन से ज़्यादा रेस कर लिया है, नियरली अ थर्ड ऑफ टोटल एआई फंडिंग इन 2025। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो $250 बिलियन की फंडिंग हो रही है ना ग्लोबली, उसमें से 2-3 कंपनीज मिलाकर के ही 30-40% उसका कंट्रीब्यूट कर दे रही हैं। तो पूरी मैक्सिमम फंडिंग 2 से 3 कंपनीज के पास ही जा रही है। और इंडिया अभी बहुत ही अर्ली फेज में है, और इसमें भी ज़्यादातर सपोर्ट गवर्नमेंट से आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर से तो नहीं आ रहा है यहाँ पे फंडिंग के टर्म्स में। 5 इंडियन एआई कंपनीज है जिन्होंने रेस किया है बिटवीन $16 मिलियन, स्पीक एक्स जैसे, और $50 मिलियन रेस किया है डिगैंडरा एंड यूनिफाई एप्स ने। तो इन्वेस्टर्स जो हैं इंक्लूडेड होम ग्रोन, कालारी कैपिटल, राउंड स्क्रू वाला, एसबीआई होल्डिंग्स, पीक एक्सवी, ये सारे यहाँ पे इंक्लूडेड है ऐसी फंडिंग्स में। और आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा डील्स कहाँ पे हुई है? यूएस नंबर 1, एशिया नंबर 2, चाइना नंबर 3, इंडिया
अगर आप देखोगे नंबर 4 पे तो नहीं आता, मैं कहूँगा यहाँ पे यूरोप नंबर 2 पे एक्चुअली है। यूएस के बाद सबसे ज़्यादा डील्स यूरोप में हुई हैं, फिर एशिया में हुई है, एंड यूके आ जाता है फिर 400, एंड चाइना में 468 डील्स हैं, और फिर आता है यहाँ पे इंडिया, तो काफ़ी नीचे आता है यहाँ पे। एंड इंडिया में डील्स तो ज़्यादा हुई हैं, लेकिन टोटल फंड रेज सिर्फ $1.3 बिलियन का, जबकि फ्रांस में डील कम हुई है लेकिन साइजेस फिर भी बड़े हैं, $3.1 बिलियन के डील हुई है वहाँ पे। अब बात करूंगा महिंद्रा की। महिंद्रा का नाम हम सब जानते हैं, काफ़ी लोग परेशान भी रहते हैं, इनकी गाड़ी थार वगैरह काफ़ी एक्सीडेंट्स करते रहती हैं जो थार वाले ड्राइवर्स हैं। अब एम्ब्रायर एंड महिंद्रा वेंसडे को इन्होंने अनाउंस किया है कि ये मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल का काम फैसिलिटी में काम करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे इन इंडिया फॉर C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं इसके लिए, एंड जो प्रपोज्ड एमआरओ कैपेबिलिटी है ये इन कंट्री मेंटेनेंस और लाइफ साइकिल सपोर्ट देगा C390 फ्लीट को, जहां पे हाई ऑपरेशनल रेडीनेस होगी, अवेलेबिलिटी होगी, एंड ये पोजीशन करेगा बिड को विद इन गवर्नमेंट्स मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क। तो C390 एक नेक्स्ट जनरेशन मीडियम लिफ्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इससे आप ना सामान ट्रांसपोर्ट करते हो, और 26 टन की इसकी कैपेसिटी है, रेंज भी अच्छा है दूसरे कंपैरेबल प्लेटफॉर्म से, स्पीड भी बढ़िया है, और ये ट्रूप और कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, एयर ड्रॉप के लिए, मेडिकल इवैक्यूएशन, ह्यूमैनिटेरियन मिशन के लिए काफ़ी यूज होता है ये। तो यहाँ पे सबसे पहली जो शुरुआत ये करने वाले हैं, यहाँ से करने वाले हैं कि इनके मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की फैसिलिटी बनाएंगे, और वहाँ पर इस फैसिलिटी को एस्टैब्लिश करके मे बी कंपनी चाहेगी कि वो थोड़ा सा टेक्निकल नो हाउ ले, डिफेंस में एक एंट्री बनाए अपनी। सो दिस इज ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग, और आप क्लोजली वॉच कीजिए जितने भी लोग इन्वेस्टेड हैं महिंद्रा के शेयर्स में। ऑटो और मरीन एक्सपोर्ट्स टू EU ये बढ़ चुका है इवन बिफोर साइनिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने से पहले ही अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है इन एक्सपोर्ट्स। व्हीकल एक्सपोर्ट्स जो हमारे हैं टू यूरोपियन यूनियन, ये 50% से ज़्यादा बढ़ गया है टू $2.2 बिलियन फर्स्ट 9 मंथ्स में, और इसकी वजह से क्या हुआ है, जो शेयर है EU का वो काफ़ी बड़ा है टू 11.6% इंडिया के टोटल ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स में ऑफ $19.5 बिलियन। अपार्ट फ्रॉम व्हीकल्स, जो एक्सपोर्ट है ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स का इंक्लूडिंग इंजन्स एंड देयर पार्ट्स, ये 28.1% बढ़ा है टू $729 मिलियन, और इस कैटेगरी में जो शेयर है EU का इंडिया के ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में ये बढ़ा है 4.1%। तो इंडिया के जो मरीन एक्सपोर्ट्स हैं टू EU जैसे कि फिश एंड बहुत सारी चीज़ें, मॉलस्क हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स ये इंक्रीज हुए हैं 26.5%। तो इन इट सेल्फ शेयर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इंक्रीमेंट देखो ना, 26.5% का इंक्रीमेंट आया है। इसके अलावा 28% का इंक्रीमेंट आया है, तो बहुत ही बड़ा डबल डिजिट ग्रोथ हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और जब ऑपरेशनलाइजेशन हो जाएगा, जब शुरुआत हो जाएगी इंडिया EU FTA का, तो एग्री एक्सपोर्ट्स भी जो है हमें लगता है काफ़ी बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें भी प्रेफरेंशियल एंड जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलने वाला है। तो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स जो हमने किए यूरोपियन यूनियन को अप्रैल दिसंबर में, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 3.9%, और ड्रॉप आया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वजह से, क्योंकि पहले रशिया से हम क्रूड ऑयल लेके रिफाइन करके यूरोप को बेच देते थे, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बड़े बढ़िया रहते थे, लेकिन अब वो हम कहीं ना कहीं मिस करेंगे, राइट। तो यही मिस करना ये हुआ कि हमें 23.3% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है इंडिया के एक्सपोर्ट्स में टू यूरोपियन यूनियन। अब बात करूंगा FMCG फर्म्स की। FMCG कंपनीज कौन सी होती हैं? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और ये वो कंपनीज है जैसे यूनिलीवर, ITC, डाबर, राइट, पतंजलि हो गया, या रोज़मर्रा की जो खाने पीने की चीज़ें हैं, हम डेली एसेंशियल्स खा रहे हैं, वो बना रही हैं। अब इनकी जो ग्रोथ है ना बहुत खास नहीं रहने वाली, लेकिन बेटर रहेगी 2025 से। यस, अब इनकी ग्रोथ कुछ अच्छी रही नहीं है देखा जाए तो 2-3 साल से, एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो FMCG सेक्टर है यहाँ पे इस कैलेंडर टू ईयर अगर आप देखोगे तो ये ग्रो करेगा एट अ स्लो लेकिन एक स्टडी पेस से। एनुअल रेट जो होगा ये रीच करेगा 5% का, और कैटेगरीज जहाँ पे हमने हाई ग्रोथ देखी है दे आर एक्सपेक्टेड टू नॉर्मलाइज, एंड ये और ज़्यादा बढ़ रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला रीज़न जो होगा, सबसे पहले तो जो रीजंस हैं कि ग्रोथ विल बी स्लो एट FMCG लेवल, बट दैट इज़ नॉट बैड पर से। जो हायर देन ग्रोथ रेट जो हमने 4.1% सेक्टर में देखा था लास्ट ईयर, उससे बेटर होने वाला है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं जिसके टी कट्स आए हैं, और लोगों का लग रहा है कि डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ेगा इंडिया में, पर कैपिटल इनकम भी बढ़ेगी, तो आगे FMCG कंजम्पशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ग्रोथ आनी चाहिए। हालांकि मज़ा नहीं आ रहा, FMCG सेक्टर में ग्रोथ ही नहीं है यार। 4% की ग्रोथ हुई है पिछले साल, इस साल 5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। वो डबल डिजिट सेक्टर्स हैं ग्रोथ के, लोग वो ढूंढ रहे हैं। लोग डबल डिजिट से कम तो कुछ सोचते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि FMCG में भी कुछ ऐसा हो कि बढ़िया ग्रोथ है। अब रीजंस क्या है कि स्लोनेस देखने को मिला हमें फाइनल क्वार्टर में। सबसे पहले तो जो GST 2.0 आया ना,
इट हैजंट स्टार्टेड इम्पैक्टिंग एफएमसीजी मार्केट अभी तक। और जीएसटी रिफॉर्म्स अगर आप देखिए व्हेन इट कम्स टू जीएसटी, ये एक्सपेक्टेड होता है कि इम्पैक्ट करेंगे इन द लॉन्ग टर्म, ना कि नियर टर्म में। तो लंबे समय के बाद टैक्स कट्स का बेनिफिट इस सेक्टर को मिलता है। जैसे गाड़ियों को तो तुरंत मिल गया, गाड़ियां तो लगातार बिकी रही हैं भाई, इस क्वार्टर भी रिकॉर्ड गाड़ियां बिक गई है। लोग मतलब इंडिया में देखो गाड़ी के लिए तो क्रेजी हैं, इससे ये पता चलता है। एंड बिग टिकट आइटम्स जैसे कि हैवी ड्यूरेबल्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए ना, ये अट्रैक्टिव हो गए हैं, तो इन एक्सपेंसेस वहाँ चले गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे और वेट करना होगा एफएमसीजी सेक्टर को। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो, ताकि हम और ऐसी वीडियोस बनाएं आप सबके लिए। धन्यवाद।